हमारा समाज बेहद दिलचस्प है। विज्ञान ने आज की दुनिया बनाई है, लेकिन विज्ञान में आज क्या हो रहा है पूरी दुनिया में जब बातचीत होती है तो हम कल की बात करते हैं। हम कहते हैं कि हमारे किस्से कहानियों में उड़न खटोला था, उसे आज का हवाई जहाज बताते हैं। नाखून पर महाभारत की लड़ाई को दिखाने की तुलना आज के लाइव टेलीविजन शो से करते हैं। लेकिन दुनिया भर में जब विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण 100 आविष्कारों की 100 आविष्कारों की लिस्ट पर नजर डालते हैं, तो इस लिस्ट में हम और हमारे आसपास का समाज कहाँ टिकता है। हमारे समाज में विज्ञान का विकास क्यों नहीं हुआ। आइए पहले कुछ कहानियां सुनते हैं। एक बार राजस्थान में मैं बीकानेर गया। राजस्थान में राजे रजवाड़ों से राजस्थान को राजे रजवाड़ों से रंगीन दिखाया गया। बीकानेर में 16 राजाओं का एक किला है। इसे जूनागढ़ का किला कहते हैं। किले में जब लोग जाते हैं तो गाइड राज दरबार में ले जाते हैं। राज दरबार में छत से चित आकार में एक लंबे डंडे के सहारे एक मोटा मखमली कपड़ा लटका है। गाइड उसके बारे में बताता है कि यह उस जमाने का पंखा है जिसे दरबार का एक नौकर हिलाता रहता है। जैसे पुरानी फिल्मों में हम देखते रहे हैं कि एक जज न्याय देने के लिए कुर्सी में बैठे हैं और उनकी कुर्सी के बगल में खड़ा एक मनुष्य लंबे डंडे के आकार का एक पंखा हिलाता रहता है। जब राजे रजवाड़ों का दौर था तो बड़े लोगों की गर्मी भगाने के लिए लकड़ी कपड़े के पंखे हिलाए जाते। यह एक तरह की मजदूरों के लिए काम था। उसे करने वाली एक जाति होती थी। जैसे जैसे धरती पर गर्मी बढ़ी, बीकानेर में भी बढ़ी। तब राजाओं की अगली पीढ़ी ने जब ज्यादा गर्मी महसूस की तो कूलर जैसे एक ढांचे का विकास अपने राज दरबार में कर लिया। टंकी की तरह का वह ढांचा होता था, उसमें पानी भर दिया जाता था और उस टंकी के पेट को बीचों बीच लंबाई में बेहद बारीकी से चीर दिया जाता और उसमें से फुहारें निकलती थी। उस टंकी के ऊपर भी उसी तरह के कपड़े का पंखा लटका होता था जिसे दरबार का नौकर हिलाता रहता था। राजशाही ने अपने लिए ज्यादा ठंडक की खोज तो कर ली, लेकिन पंखा झपकने वाली जाति को अमानवीय स्थिति से मुक्ति नहीं ली। 1814 1814 में महाराज जब इंग्लैंड गए तो पहली बार वहां से बिजली के पंखे लेकर आ गए। बताते हैं कि उसी समय बीकानेर में पहली बार बिजली आई। इंग्लैंड में बना बिजली से चलने वाला पंखा राज दरबार में लटक गया। लकड़ी और कपड़े के पंखे से हवा निकालने वाली जाति को राज दरबार में अमानवीयता से थोड़ी राहत थी। दूसरा उदाहरण द हिंदू अखबार में 10 दिसंबर 2010 को एक खबर छपी। मैसूर के इलाके में धोबी जाति की महिलाओं को ऊंचे जाति के महिलाओं के मासिक कपड़ों को सूर्य उगने से पहले ले जाना होता था और सूर्य के डूबने के बाद उसे धो सुखाकर पहुंचाना होता था।
कपड़े उन्हें घर के बाहर से उठाने होते थे और जाहिर है बाहर ही मुंडेर पर रखने होते। इसके बदले में माडीवाला महिलाओं को मजदूरी के तौर पर वर्ष में एक बार अनाज दिया जाता था। महिलाओं के मासिक कपड़ों से जुड़ी न जाने कितनी दर्दनाक और अमानवीय कहानियां हमारे समाज में सती। हमारे भीतर यह तड़प नहीं हुई, महिलाओं की बुनियादी जरूरत के मासिक कपड़ों के लिए एक पैड जैसी चीजों को तैयार कर। देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय ने इतिहास में भारतीय समाज में आधुनिक चिकित्सा से जुड़ी शिक्षा और सामाजिक स्तर पर वर्चस्व रखने वाले वर्ग जाति का उसके प्रति घृणा, नफरत, उस पर हमले एवं उसका विरोध का एक विस्तृत ब्यौरा, शोधपरक ब्यौरा प्रस्तुत किया। देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय की भारतीय समाज में आधुनिक चिकित्सा को लेकर सामाजिक स्तर पर वर्चस्व रखने वाले जाति वर्ग के विरोध के ब्यौरे में महिलाओं की बुनियादी जरूरतों के संदर्भ में और बीकानेर के राज दरबार में राजनीतिक सत्ता का जो सत्य दिख रहा है, हमारे समाज में भीतर तक घुसा हुआ है। आखिर किस हद तक घुसा हुआ है और हमारे समाज में विज्ञान हिलता डिंगता दिखता है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। यह भारत को आधुनिक बनाने से जुड़ा एक प्रश्न है, दिलचस्प भी है और बेचैनी पैदा करने वाला है। पहली बात तो यह सच एक संस्कृति की तरह काम करता है। इसके कुछ और नमूने आजादी की लड़ाई से लेकर आधुनिक भारत के बनने के बीच देखते हैं। सामंती राज में इंसानों को ईंट पत्थर समझा जाता था और जब अंग्रेज आए तो चीजें आजादी के तो चीजें आयात की जाने लगी, खरीदारी विदेशों से की जाने लगी। आजादी की लड़ाई के दौरान बापू यानी महात्मा गांधी वर्षों तक सेवाग्राम में रहे। वहां बापू गांधी का आश्रम है। उसे उस जमाने के लिहाज से एक बेहद व्यवस्थित शौचालय का कमरा, उसमें इंग्लैंड से लाई गई लैट्रिन की सीट लगी। हम सबको इतिहास के उस दौर का पता होगा कि तब महात्मा गांधी ने आजादी का मकसद भंगी मुक्ति के अभियान से जोड़ा। एक बड़ी चुनौती हमारे समाज के सामने खड़ी। एक तरफ तो समाज में मुक्ति की राजनीति अंगड़ाई ले रही थी, तो दूसरी तरफ राज्य व्यवस्था का मजबूत ढांचा खड़ा था। संविधान में समाज को आधुनिक बनाने के लिए विज्ञान का महत्व देखने को मिलता है, लेकिन आजादी के बाद भी आयात की संस्कृति ने विज्ञान और विज्ञान की चेतना को पीछे बनाए रखा। सामंती राजाओं की तरह संपन्न वर्ग और उसके राजाओं की आदतों के असर वाले समूहों ने पुरानी संस्कृति को बनाए रखा। कुछ साल पहले पटना में एक राज परिवार के सदस्य और देश के बड़े मशहूर नौकरशाह एन.के. सिंह ने कहानी सुनाई। एन.के. सिंह भारत सरकार की योजना आयोग के सदस्य रहे हैं और जनता दल यूनाइटेड के सांसद भी रहे हैं। एन.के. सिंह ने किस्सा यह सुनाया कि वे एक बार योजना आयोग की उपाध्यक्ष तब के मोंटेग सिंह अहलुवालिया के साथ बैंक ऑफ फ्रांस गए, विदेश गए। मोंटेग सिंह की पत्नी इस्सर अहलुवालिया ने अपने पति को भारत में बड़े ढंग से धुला हुआ एक सूट पहनने के दिया,
लेकिन सूट पहनने के बाद विदेश की धरती पर रास्ते में मोन्टेग सिंह ने कहा इनके सिंह को कि उनके सूट से पेट्रोल की महक आ रही है, वो इसे बदलने के लिए वापस उतर जा रहे हैं। उस समय भारत में ड्राई क्लीनिंग मशीन काफी महंगी थी, प्रचलन में नहीं था, और सूट या दूसरे महंगे कपड़ों को धोने में पेट्रोल का इस्तेमाल किया जाता था। तब देश के उन बड़े नौकरशाहों ने तुरंत देश की इस समस्या का समाधान निकाला। एनके सिंह के मुताबिक उन लोगों ने इसका समाधान यह निकाला कि ड्राई क्लीनर्स की मशीन के आयात पर सरकार की ओर से जो ड्यूटी लगाई जाती थी उसको बहुत कम कर दिया। ड्राई क्लीनर्स की तकनीक का आयात धड़ल्ले से हुआ और जगह जगह ड्राई क्लीनर्स की दुकानें खुल गई। आयात की संस्कृति और अर्चना करने की संस्कृति में वैज्ञानिक फसादा। यह दूसरा पहलू। उसके उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि आयात करने की संस्कृति और अर्चना करने की संस्कृति में फंसा विज्ञान आज भी कैसे फंसा। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट पढ़ने को मिली। इसमें एक पिता लिखते हैं कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग में आईएससी बेंगलुरु से पीएचडी कर रहे उनके पुत्र समन्वय सत्यनारायण स्वामी की कथा एवं पूजा अर्चना कर रहे हैं। वैज्ञानिक चेतना के साथ जीना या किसी आधुनिक तकनीक को चलाने में माहिर हो जाने में फर्क होता है। इससे पहले इस फर्क को जानना जरूरी रहता है कि विज्ञान और विज्ञान आधारित तकनीक को बनाना दो अलग अलग बातें। जेम्स वाट ने भाप के इंजन का आविष्कार किया। 18वीं शताब्दी के अंत में की गई इस खोज से औद्योगिकरण की नींव है। कल कारखाने, कई तरह की मशीनें बनाई गई जो भाप के इंजन पर आधारित थी। कपड़े के लिए मिलें तैयार हुई, या फिर सामान और इंसानों को ढोने वाली रेल। 19वीं शताब्दी में नई मशीनों ने उत्पादन को एक गति दी और उत्पादन इतना होने लगा कि यूरोप के देश अपने बनाए सामानों के लिए बाजार की तलाश करने लगे और उत्पादन के लिए कच्चे माल। भारत से अंग्रेज कच्चा माल ले जाते थे और फिर उससे सामान बनाकर वापस भारत के बाजारों में बेचने के लिए उसे ले आती। यूरोप की यही जरूरत एशियाई और अफ्रीकी देशों में अपना राज कायम करने का आधार, जिसको हम कहते हैं गुलाम, अफ्रीकी देश भी और एशियाई। हमारी सोच में यह बात घुस गई है कि तकनीक के इस्तेमाल को विज्ञान और वैज्ञानिक चेतना मान लेते हैं। यह मान लेते हैं कि जो नई से नई तकनीक के जरिए काम करते हैं वे वैज्ञानिक चेतना से लैस होंगे। डॉक्टर यदि किसी तकनीक के जरिए या ट्रेनिंग से जो अनुभव हासिल किए हुए हैं उसके मद्देनजर मनुष्य के शरीर के विभिन्न हिस्सों के लिए जो सलाह देता है या उसकी सर्जरी करता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने जीवन के सभी तरह के कामों के लिए वैज्ञानिक चेतना से भी लैस। वैज्ञानिक चेतना केवल शरीर की बनावट के पेच और शारीरिक बीमारियों और परेशानियों को समझने तक सीमित नहीं होती। वैज्ञानिक चेतना है तो वह समाज और जीवन के सभी तरह के कामकाज और एक्टिविटी में दिखनी चाहिए। लेकिन हम एक सफल डॉक्टर को कर्मकांडी, अंधविश्वासी के रूप में
अक्सर देखते हैं इंजीनियरिंग को नए जमाने का कैरेक्टर मान लिया जाता है, जबकि वह केवल एक फोटो की तरह काम करता है। बहुत सारे इंजीनियर को तर्क के दुश्मन और विचारों की जड़ता यानी जड़ विचारों में डूबा हुआ हम देखते हैं। यह भी हम देखते हैं कि जब कोई उपग्रह को अंतरिक्ष के लिए छोड़ा जाता है तो उसकी सफलता के लिए पहले तरह तरह के कर्मकांड किए जाते हैं। इससे उन्हें क्या नहीं लगता है कि वे खुद अपनी वैज्ञानिकता पर संदेह कर रहे हैं, खुद में अपने काम को लेकर भरोसेमंद नहीं है। वैज्ञानिक चेतना के लिए प्रश्न करने का दिमाग तैयार करना होता है। जानने की भूख दर भूख विज्ञान से रिश्ता बनाने की पहली शर्त थी। लेकिन भक्ति में यह माना जाता है कि वह अंतिम ज्ञान है। जैसा कि हमने देखा कि विज्ञान और वैज्ञानिक चेतना को लेकर समाज का आधुनिक निर्माण करने की राजनीति और समाज को संचालित करने वाले ढांचे में एक संघर्ष चलता है। जवाहरलाल नेहरू को वैज्ञानिक मिजाज की हिमायत करने वालों में सबसे आगे और समझदार माने गए। नेहरू का वैचारिक टकराव वैज्ञानिक सीवी रमन से भी जग ही। सीवी रमन वैज्ञानिक थे लेकिन खुद को धार्मिक कर्म कांडों के साथ दिखाने में भरोसा करते थे। नेहरू सामाजिक संस्थाओं को विज्ञान और उसके विकास एवं उसकी विस्तार के लिए विकसित करने पर जोर दी, जबकि सीवी राव इसके लिए व्यक्तियों को केंद्र में रखने के मालिक। पश्चिम में दर्शन और विज्ञान की खोज समाज के बीच हुई है। नेहरू अपनी मशहूर रचना भारत एक खोज में कहते इन्वर्टेड को विज्ञान सकारात्मक ज्ञान के दायरे में व्यवहार करता है, लेकिन जिस मिजाज को वह निर्मित करता है वह उस दायरे का उल्लंघन करता है। जबकि हम यह अनुभव करते हैं कि धर्म के प्रति भक्ति का मिजाज उसके दायरे में ही बंधे रहने के लिए बाध्य करता है। हमने यह खोज करने की कोशिश की कि भारत में विज्ञान के नाम से बनाए गए संस्थान क्यों विज्ञान के मिजाज की संस्कृति को बढ़ाने से चूक गए। एक दिलचस्प वाक्य से इसे समझने की हम कोशिश करते और हमने की। देहरादून में मेरी मुलाकात मेरे एक मित्र से हुई। वे हिंदी के नामी गिरामी लेखक सुभाष पंत है, जो अब हमारे बीच नहीं रहे। वे एक संस्था में काम करते थे जिसे विज्ञान से संबंधित माना जाता है। वो वरिष्ठ वैज्ञानिक के पद से सेवा निर्मित हुए थे, रिटायरमेंट। उन्होंने जीवन के उतार चढ़ाव के अनुभवों को सुनाने के दौरान मुझे बताया कि वह विज्ञान के छात्र नहीं थे, लेकिन उन्हें उस जमाने में यह कहा गया कि यदि वे विज्ञान की डिग्री ले लें तो उन्हें तत्काल नौकरी मिल सकती। उन्होंने ऐसा ही किया। वे विज्ञान की किताबों पर आधारित परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए, पास हो गए और उन्हें तत्काल विज्ञान के लिए बनाई गई संस्था में नौकरी मिल गई। किताबों को रखकर परीक्षाओं में सफल हो जाना परीक्षा व्यवस्था की सफलता हो सकती, लेकिन इससे यह दावा नहीं किया जा सकता है कि किताबों को याद करके कोई वैज्ञानिक चेतना का धारक बन सकता है। और मैं आपको एक दूसरा किस्सा इसी से जुड़ा हुआ सुनाता हूं।
मेरे एक दूसरे मित्र बता रहे थे कि उनका एक सहपाठी किसी किताब को चित्र की तरह अपने आंखों में उतार लेता था। वह विज्ञान के विषयों में होने वाली प्रैक्टिकल की परीक्षाओं में अपनी चेतना और तार्किकता का इस्तेमाल नहीं करता है, बल्कि आंखों में उतारी गई किताबों की तस्वीरों के सहारे प्रैक्टिकल की परीक्षाओं में सफल हो जाता। आंखों में किसी पाठ का चित्र उतार लेना और किसी पाठ को चेतना का हिस्सा बनाने में यह फर्क देखा भी जा सकता है और महसूस भी किया जा सकता है। चेतना में उतरी तार्किकता जीवन और देश दुनिया में हर स्तर पर सक्रिय रह सकती है, लेकिन आंखों में उतरी वह तस्वीर केवल शिक्षा संस्थान की प्रयोगशाला में होने वाली परीक्षाओं तक ही सीमित रह जाती है। हम यह दावा कर सकते हैं कि समाज में वैज्ञानिक चेतना का प्रसार होता है तो आविष्कार करने की होड़ सी रहती, लेकिन अपने समाज में हम यह पाते हैं कि आविष्कारों पर आधारित तकनीक को हासिल करने की होड़ में हम समझाते, बाजार से खरीदने की ललक बनी रहती है। आविष्कार की चेतना जीवन की छोटी बड़ी जरूरतों से जुड़ी हो सकती। सोशल मीडिया पे कई तरह की वीडियो को देखकर इस बात के लिए ईर्ष्या होती कि कैसे वैज्ञानिक चेतना से लैस समाज के लोग छोटी छोटी जरूरतों को ध्यान में रखकर चीजें तैयार कर देते, बेकार की कई चीजों से काम की चीज तैयार कर देते हैं। यह वैज्ञानिक चेतना के प्रसार की असर की देन असर है, लेकिन सवाल यह है कि यह असर कौन पैदा कर सकते हैं। हम यह पाते हैं कि हमारे समाज में विज्ञान से जुड़ा साहित्य और सिनेमा की बेहद दरिद्रता है। अक्सर उन फिल्मों को भी विज्ञान कथा मान लिया जाता है जिसमें चमत्कार और हॉरर डरावनापन होता है। हिंदी फिल्मों में लोगों के अदृश्य या नहीं देखने की कहानियों को वैज्ञानिक आविष्कारों की तरह कई बार आजमाया गया। 1964 में बनी शांतिलाल सोनी की फिल्म मिस्टर एक्स इन बॉम्बे भी उस जमाने के लोगों को ये फिल्म याद होगी, और 1987 में जो लोग हैं उनको भी याद होगी शेखर कपूर की मिस्टर इंडिया। शेखर कपूर ने 1987 में यानी 1987 में इस तरह की फिल्मों में एक काम और किया, उसने राष्ट्रभक्ति का फार्मूला भी घुसा दिया और तालियों की जो आवाज थी उसको और जोर करवा। 1990 के बाद की फिल्मों में तो विज्ञान का स्थान अंधविश्वास ने ले लिया। पश्चिम के देशों में विज्ञान कथाओं की शुरुआत इस तरह से देखी जाती है कि जॉर्जी मेलिस ने एक छोटी फिल्म बनाई, ए ट्रिप टू मून। इसमें चांद तक की यात्रा को दिखाया गया था और यह एक भविष्य के लिए कल्पना करने वाली फिल्म थी। हिंदी में विज्ञान कथा लिखना शायद शुरू ही नहीं हुआ। देवी नंदन खत्री के तिलिस्मी उपन्यासों में वैज्ञानिक आविष्कारों का मामूली इस्तेमाल दिखता है, लेकिन वह विज्ञान कथाओं पर आधारित उपन्यास नहीं कहे जा सकते। विज्ञान का छौंका लगाकर फिल्मों से मनोरंजन और कमाई होती है। हमारे समाज में किस तरह की सोच और संस्कृति विज्ञान को व्यापारियों के हवाले छोड़ रखा है, यह आज हमारे सामने मुख्य सवाल बन रहा है। हम यह देखें कि विज्ञान की किताबें पढ़कर कैसे हमारे समाज में एक पावर हासिल करने की सोच रहती,
और बहुत ही व्यवहारिक तौर पर। पहली बात तो यह देखिए कि विज्ञान की पढ़ाई के लिए हमारे समाज में किसको उत्साहित किया जाता है, या किससे विज्ञान पढ़ने से डर नहीं लगता और किसे डर लगता है। अक्सर हम महसूस करते हैं कि समाज में सबसे कमजोर मानी जाने वाली महिलाएं और सामाजिक स्तर पर उपेक्षित लोगों का रुझान उन विषयों की तरफ झुका होता है जिसे हम गैर विज्ञान मानते हैं या कहते हैं। जैसा नहीं है, विज्ञान की पढ़ाई तेज तर्रार माने जाने वाले बच्चे करते हैं। यह तेज तर्रार किस अर्थ में है? क्या चेतना के विस्तार के अर्थ में है, या फिर किताबों को रट लेने के अर्थ में है? समाज में तेज तर्रार परिवारों के बच्चे विज्ञान पढ़ते रहे हैं तो उन्होंने समाज में वैज्ञानिक चेतना का विस्तार क्यों नहीं किया, या खुद इससे लैस क्यों नहीं दिखते? भारतीय समाज में आज भी उनकी हत्या कर दी जाती है जो कि तार्किकता के आधार पर अपनी बात कहते हैं और अंधविश्वास, पाखंड, कर्मकांडों का विरोध करते हैं। यह कहने और स्वीकार करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए कि विज्ञान की परीक्षाओं को पास करके नौकरशाहों की एक फौज तैयार हुई जिसका मकसद राज करना रहा है। बहुत सारे परिवार ऐसे मिलते हैं जो अपने किसी लड़के लड़की को मेडिकल और इंजीनियरिंग पढ़ाना चाहते हैं ताकि वे डॉक्टर साहब और इंजीनियर साहब बुलाए जाए। भारतीय समाज में ये पद हासिल करने जैसी पढ़ाई लिखाई मानी जाती। इससे समाज और वर्चस्व की ताकत हासिल करने जैसा महसूस किया जाता है। समाज की दृष्टि से देखें तो विज्ञान को लेकर परिगीता की स्थिति बनी हुई है। इलाज के लिए दवा और दुआ की कहावतों पर हमारा काम चलता है। डॉक्टर भी दवा देते हैं और अलौकिक शक्ति के सामने दुआ करने के लिए कहते हैं। विज्ञान को लेकर हम भरोसेमंद नहीं हो सके हैं। मरीज खुद अपने शरीर को समझने और अपने शरीर से बातचीत करने, संवाद करने की चेतना की जरूरत ही नहीं महसूस करता है। मरीज की मुट्ठी बड़ी बड़ी कंपनियों की दवाइयों से भरती जाती, वैज्ञानिक चेतना से वह खाली होता जाता है। फिर भी हम विश्वगुरु बनने का दावा करते हैं। दरअसल विश्वगुरु बनना विज्ञान की चेतना का आदर्श नहीं हो सकता। विज्ञान और उससे विकसित चेतना प्रभुत्व में नहीं, सेवा और समानता में विश्वास करती। हम समाज के लोग विज्ञान का इस्तेमाल कर सुविधाएं तो महसूस करते हैं, लेकिन वैज्ञानिक मिजाज से मुक्त रहना चाहते हैं। घर में गंदगी हो रही है तो उसका स्रोत क्या है और उस स्रोत से निपटने के क्या उपाय हो सकते हैं? गंदगी पड़ोस में फेंक देने से गंदगी के स्रोत बंद नहीं होते हैं, बल्कि गंदगी बढ़ती जाती है। इस तरह से अपने आप से तर्क करना वैज्ञानिक चेतना का आधार बनेगी। कंपनियों से तकनीक की खरीद तो की जा सकती है, लेकिन वैज्ञानिक चेतना का आयात नहीं किया जा सकता। समाज को उसे हासिल करना होता है। अपने देश समाज में आधुनिक तकनीकी पर आधारित लगभग हर चीज उपलब्ध हो जाती है, लेकिन पूछिए कि पिन पिन जो इस्तेमाल, पिन और फाइल जिसकी चर्चा ऊपर की तक को बनाने में हम कहाँ खड़े हैं? अब तक का यह अनुभव बताता है
कि समाज और संसार को जानने की चाहत बढ़ाने वाले दर्शन और चिंतन से दूर हटकर विज्ञान और तार्किक चेतना वाला समाज नहीं बनाया जा सकता। शुक्रिया, धन्यवाद।